जब किसी कम बुद्धि वाले को झूठ और प्रपंच के सहारे शक्ति, शौर्य या शोहरत अकस्मात मिल जाती है तो वह उसे पचा नहीं पाता। उसका मन 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और तब वह उन्हीं का मजाक उड़ाता है जिसके बदौलत उसको शक्ति, शौर्य या शोहरत मिली है। वह अपने को दुनिया का सबसे अधिक बुद्धिमान मानने लगता है। वह किसी का भी कमेंट करने लगता है। मीडिया और सोशल मीडिया भी उनकी बातें चटकारे लेकर सुनता है, बिना किसी विचार के कि वह सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। वह झूठ भी नमक मिर्च लगाकर इतनी सहजता से बोलता है कि लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। हाँ, आप ठीक समझे, मैं बात कर रहा हूँ यूपी के फैजल खान के बारे में, जिन्होंने अपने जीवन के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास नहीं किया। वो बिहार आकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास कराकर नौकरी दिलाने के नाम पर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले और फैजल खान से खान सर बन गए। अपने को बिहारी कहकर बिहारियों का विश्वास जीतने वाले खान सर को मीडिया और सोशल मीडिया रातों रात स्टार बना दिया। मैं तो धन्यवाद दूंगा उन लोगों का जिन्होंने इनके झूठ और प्रपंच का पर्दाफाश कर ऐसे बहुरूपियों को हम लोगों के सामने लाया। कैसे, आइए समझते हैं। अब मैं जो कह रहा हूँ कि अनपढ़ है, जाहिल है और ये बड़ा शातिर है, ये तीनों चीजें इसकी है, तो उसका कारण समझ लीजिए। ये बीएससी करने के बाद इसने एमए किया, ये और उसके बाद इसने एनडीए का इम्तिहान दिया, उसमें फेल हो गया। उसके बाद इसने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, उसमें फेल हो गया। उसके बाद जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम इसने उत्तर प्रदेश में दिया, हमारे यहाँ सबसे हल्का और सबसे रद्दी इम्तिहान समझा जाता है, दरअसल इसको जान लें। तो ये आज से पता नहीं जब भी इसने दिया तो ये पॉलिटेक्निक के इम्तिहान में फेल हुआ, खुद ही इसे बता रहा है। और उसके बाद जब इसने बच्चे पढ़ाने शुरू किए तो चलिए पैसा कमाने लगा, सब हो गया। और अब जरा मनीष जी इसकी वीडियो सुन लीजिए, क्लिपिंग। 2047 तक हम देश को दुनिया का नंबर 1 देश बना दें। सबसे बड़ा झूठ चीज है, इस सबसे बड़ा झूठ है। देखिए, ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। 2045 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुकी होगी। 2025 में क्या चेंजिंग लाइएगा, आप ये बताइए। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा। क्यों? आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा, 47 तक ना आप रहेंगे, इतना ये राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, हो गया दोगुना, आत्महत्या रेट भले बढ़ा होगा, नहीं हुआ। नहीं, ये सबसे बड़ा बेवकूफी है, ये चीज है। आज हमको क्या करना ये नहीं दिख रहा है। आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा है, बाबर के समय का करप्शन दिख रहा है। आज हमारे सामने घटनाएं हो रही हैं, समाज को झकझोर देने वाली घटनाएं हो रही हैं, वो नहीं दिख रहा है। लेकिन दिखता है हमें तो 400 साल 500 साल पुरानी चीजें। दोस्तों, फैजल खान एक पॉडकास्ट में शब्दों की ऐसी लफ्फाजी करते हैं कि सुनकर लगे कि मानो हम भारत नहीं युगांडा में रह रहे हैं। फैजल खान कहते हैं कि ये 2047-45 के विकसित भारत वाले विजन में कुछ नहीं रखा है, ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और जिन लोगों को ये विजन दिखाया जा रहा है वे तो तब तक जिंदा ही नहीं रहेंगे। अब सबसे पहले बेसिक गणित। भारत में औसत आयु है 68 वर्ष, तो अभी जो 45 साल या उससे कम उम्र के हैं वो तो 2047 तक रहने ही वाले हैं। और जनसंख्या के अनुसार ऐसे लोगों की संख्या है 78%। यानी विकसित भारत का लक्ष्य कोई दूसरी सदी का नहीं है, ये 2047 का है और आज के भारत की उसमें अहम भूमिका है। तो पहली बात, फैजल जी, आप रील ग्रहीता कौम को ये बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए कि 2047 तक आज की पीढ़ी खत्म होने वाली है। अब दूसरी बात, आप सवाल पूछते हैं कि 2047 तक अगर बदलाव का विजन है तो 2025 तक कितना आगे बढ़े। सवाल सही है, पूछा भी जाना चाहिए, लेकिन सामने की कुर्सी पर ऐसे पत्रकार महोदय बैठे हैं जो इस बात पर तथ्यों से टोकने के बजाय दांत निपोर रहे हैं। क्या फैजल खान को इतना भी पता नहीं कि 2014 में कांग्रेस का जिस अर्थव्यवस्था को लेकर लक्ष्य ये था कि 2044 तक हम भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे, उसी अर्थव्यवस्था को इस सरकार ने 2025 में ही विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। सीधे 109% की जीडीपी ग्रोथ है। तो ये नहीं है भारत के बढ़ते कदम। खान सर तो गांव से ही आते हैं, बता दीजिए कितने लोगों ने 10 साल पहले गांव में स्टार्टअप शब्द सुना था। 10 साल पहले तक तो कुछ 100 ही स्टार्टअप होते थे और आज करीब 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। पहले भारत जिस सेक्टर में इंपोर्ट करता था आज वहाँ एक्सपोर्टर बन चुका है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, एलईडी बल्ब और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, टॉय इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और पीपीई किट्स, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य भी कई चीज़ें। लिस्ट बहुत लंबी है। तो खान सर क्या इन तथ्यों को नहीं जानते या जानकर भी नहीं बताना चाहते? दरअसल दोस्तों एक पैटर्न है,
वायरल होना है या असरदार दिखना है तो अपनी स्थानीय भाषा में, जैसे खान सर ठेठ बिहारी भाषा में बात करते हैं। अब इसमें कुछ ऐसी बात कर दो कि जैसे भारत अगर चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बना तो आप झुग्गी के अंदर जाकर रील बना दो। इसरो चंद्रयान भेजे तो आप मैला ढोने या गटर मैन होलिंग की चर्चा ले आओ, फोटोज वायरल कर दो। ना दोनों की कोई तुलना, ना कोई लॉजिक, लेकिन सुनने वालों को भी लगता है कि भाई बात तो बहुत गंभीर है। प्रोपेगेंडा की ये गंभीरता तब तक बनी रहेगी जब तक खान सर जैसे शिक्षक रोटी कपड़ा मकान जैसे विषय को तथ्यों के बिना ठेलते रहेंगे। अब खान सर कहते हैं कि गरीबों के लिए स्वच्छता और हेल्थ केयर के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया, जबकि तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि 2014 से पहले देश के करोड़ों लोग खुले में शौच को मजबूर थे। 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाए गए और 6 लाख से अधिक गांव खुले में शौच से मुक्त हुए। आयुष्मान भारत योजना, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, लगभग 55 करोड़ लोग इस योजना से मुफ्त इलाज ले रहे हैं। जन औषधि केंद्रों ने दवा सस्ती कर दी। देश भर में 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खुले हैं जहां दवाएं 50% से 90% तक सस्ती मिलती। लेकिन खान सर की ऐसी क्या मजबूरी है कि वह पढ़ाने से इतर पार्टियों का एजेंडा भी ठेलने लग गए हैं। एक जगह वे कहते हैं कि भारत में महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। भाई ये बात तो शायद कोई कम पढ़ा लिखा भी कह पाए, क्योंकि सब कुछ तो दिख रहा है और यही हमारे आसपास दिख रहा है। उज्ज्वला से 10 करोड़ महिलाओं को धुएं से आज़ादी मिली। सुकन्या योजना में 4 करोड़ बेटियों के नाम बचत खाते खोले गए। मुद्रा लोन का 68% हिस्सा महिलाओं को मिला, लाखों ने कारोबार शुरू किया। और पीएम आवास योजना में मालिकाना हक महिलाओं को मिल रहा है। जनधन योजना में सबसे ज़्यादा खाते महिलाओं के खुले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लड़कियों का स्कूल में दाखिला बढ़ा। मातृत्व वंदना योजना, जहां से लाखों गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद मिली। और अब तो ड्रोन दीदी योजना, लखपति दीदी, ये भी बनने लग गई है। लेकिन कितना आसान है कि एक पंक्ति में कह देना कि 10 वर्ष में कुछ हुआ ही नहीं है। फैजल खान आजकल क्लासरूम छोड़कर मीडिया के कैमरे में अधिक दिखे, बेशक दिखे, लेकिन तथ्यों के साथ। और अगर इरादा बिहार में ओझा सर मॉडल अपनाने का है तो वो भी स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए। आखिर लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन पढ़ाई के नाम पर देश को गुमराह करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने का संकल्प लिया। खान सर को यह पसंद नहीं आया। पीएम मोदी सिर्फ 2047 की ही बात नहीं करते, उनकी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों का भी रिपोर्ट कार्ड पेश किया। जब मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे हुए तो पार्टी ने उन 11 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। तमाम योजनाओं के आंकड़े पेश किए, विकास परियोजनाओं की स्थिति बताई गई और लाभार्थियों के अनुभव साझा किए गए। ऐसे में खान सर ये दावा कैसे कर सकते हैं कि सरकार के पास 2025 का इस साल का विजन क्लियर ही नहीं है? क्या बिना विजन के ही भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है? क्या बिना विजन के ही हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं? खान सर किसानों की आय दोगुनी किए जाने के संकल्प का भी मजाक बनाते हैं। इस दौरान वो ये भूल जाते हैं कि कृषि सुधार के लिए लाए गए 3 कानूनों को कैसे मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा था। क्यों? हिंसा और उपद्रवों के कारण। फिर भी खान सर तो शिक्षक हैं ना, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो जो भी बोलेंगे वो तथ्यों एवं आंकड़ों के आधार पर बोलेंगे। कहाँ 2013-14 में कृषि क्षेत्र को 27,000 करोड़ रुपए का बजट मिलता था मात्र, और कहाँ 2025 में 1,37,000 करोड़ रुपयों का बजट दिया गया है। क्या ये अंतर खान सर को दिखाई नहीं देता? खान सर गलत बोल रहे हैं कि मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने वाली बात कहकर भूल गई है। वो भूली नहीं है। 3 महीने पहले ही सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी करके इस दिशा में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी है। पीएम किसान से लेकर नेशनल बंबू मिशन तक 1-2 नहीं बल्कि 28 योजनाओं और अभियानों के बारे में जानकारी दी गई। 75,000 ऐसे किसानों की सक्सेस स्टोरी का भी अध्ययन किया गया, इन योजनाओं के कारण जिनकी आय दोगुनी हुई थी। प्रति किसान परिवार औसत आय पता है पहले कितनी थी? मात्र 6426 रुपये। अब ये 2018-19 में बढ़कर 10,218 रुपये हो चुकी थी। क्या इस सफलता को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया जाएगा? खान सर सरकार पर निशाना साधते हुए रोटी कपड़ा मकान वाला वही रटे रटाए तकिया कलाम को दोहराते हैं। हाँ, गरीबों को रोटी मिली है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को कोविड काल से ही मुफ्त राशन मिल रहा है। 2024 में इसे 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। रोटी तो मिल रही है ना। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रोजगार 1.5 गुना बढ़ गया है पिछले 1 दशक में। इंडस्ट्री 112 से 176 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। कपड़े अधिक संख्या में बन रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, यानी लोग पहन रहे हैं। तो हाँ, कपड़ा भी मिल रहा है। और जहां तक मकान की बात है, पीएम आवास योजना के तहत अब तक 4 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। तो हाँ,
मकान भी मोदी सरकार दे रही है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, आयुष्मान कार्ड के जरिए 41 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाया गया है। ऐसे में ये नकारात्मक नैरेटिव बनाना कि कुछ हो ही नहीं रहा एकदम गलत है। खान सर कहते हैं कि महिलाओं को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, फिर ये सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर उज्ज्वला तक से किन्हें फ़ायदा हुआ। ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वरोजगार से जोड़कर अब तक 1.25 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया भी जा चुका है। ये महिला सशक्तिकरण नहीं तो और क्या है। लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, क्या वो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की तरफ कदम नहीं है तो और क्या है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देकर जिन 10 करोड़ महिलाओं को चूल्हे के धुएं व बीमारियों से मुक्ति दिलाई गई, क्या वो महिला उत्थान का कदम नहीं था। अब इस योजना का दूसरा संस्करण चल रहा है, उसके तहत भी 2 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभार्थी बन चुकी हैं। खान सर कभी कहते हैं कि मसूद अजहर को छोड़ा तो इंजेक्शन क्यों नहीं दे दिया, तो कभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर का विरोध करते हैं। डिप्लोमेसी जो है ना, वो बीपीएससी की क्लास नहीं है। कम से कम इतनी तो समझ उन्हें होनी चाहिए। हई हऊ इहाँ उहाँ ओकरा होन्ने हेन्ने जेन्ने तेन्ने छौड़ा छौड़ी, ये सब गांव से आए छात्रों को तो सुनने में बड़ा अच्छा लग सकता है। बाजार में पैठ बनाकर पैसे कमाने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन जब बात देश की नीतियों की और करोड़ों लोगों से जुड़ी होती है ना, तब ये चिकनी चुपड़ी बातें काम नहीं आती। प्रश्न उठता है कि जब बीजेपी सरकार का काम जमीन पर स्पष्ट रूप से दिखता है, पूरा विश्व भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और मोदी सरकार के विकास कार्यों से अचंभित है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से भारत की सैन्य शक्ति की डंका पूरे विश्व में बज रही है, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की धूम मची हुई है, जिसका विपक्ष से लेकर एंटी मोदी मीडिया और विरोधी तक नकारने की हिम्मत नहीं करता, उस मोदी सरकार के दावों और कार्यों को बिना किसी तथ्य के सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा के सहारे झूठा साबित करने और मोदी जी के छवि को धूमिल करने का कार्य मोदी मीडिया यानी राष्ट्रवादी पत्रकार और यूट्यूबर फैजल खान उर्फ खान सर के साथ मिलकर पॉडकास्ट के माध्यम से कर रहे हैं। क्यों? कारण है पैसा की लालच और शोहरत की भूख तथा निकट भविष्य में बिहार, बंगाल आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव। कैसे, आइए समझते हैं। बिहार में खान सर के नाम पर एक चेहरा, एक कोचिंग माफिया कह लीजिए, एक्टिव हुआ। कमाल की बात यह है कि वो है उत्तर प्रदेश का, लेकिन खुद को दुनिया भर में वो बिहारी करके भुनाता है। बिहार में चुनाव होना है, अब की बार उस चुनाव में उसका राजनीतिक रंग और षड्यंत्र दिख रहा है। अब जरा मनीष जी इसकी वीडियो सुन लीजिए, क्लिपिंग केवल 1 मिनट की है और 1 ही मिनट में इसका पूरा एजेंडा इसने अपना आप नंगा कर दिया अपने आप को। 2047 तक हम देश को दुनिया का नंबर 1 देश ये सबसे बड़ा झूठ चीज है, ये सबसे बड़ा झूठ है। देखिए, ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। 2045 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुके होंगे। 2025 में क्या चेंजिंग लाइएगा, आप ये बताइए। इसने एक ही झटके में भाजपा को निपटा दिया 1 मिनट के अंदर मनीष जी। और ये सारे राष्ट्रवादी चैनलों पे आया, ये कह रहा है कि 2047 जो सबसे बड़ा झूठ है। और कौन कह रहा है 2047 के एजेंडे की बात? मनीष जी, इस देश में कौन कर रहा है 2047 के एजेंडे की बात? ये बात करने वाला सिर्फ एक आदमी है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मोदी। कह रहा कि सबसे बड़ा झूठ है इस देश के साथ बोला जा रहा है पिछले 11 साल से। तो इसका मतलब इस देश के अंदर अगर सबसे बड़ा झूठा कोई आदमी है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और ये कह रहा है ये जाहिल, ये बड़ा शातिर आदमी जो बताता है कि ठेका लिया है लोगों को पढ़ाने का। ये कितना काबिल है इसको आप समझ सकते हैं। यानी इसका ये पैदा हुआ था तो उसका बाप इसको नाले में फेंका था कि इसको 20 साल हम बढ़ाएंगे, करेंगे तब ये 20 साल बाद कुछ करेगा। ये कह रहा कि आज 2025 में करो क्या करो। और इसने आगे जो अपना इंटरव्यू दिया है उसके अंदर इसने बड़ा गिनाया कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ढिमाका नहीं हुआ। तो इसको ये अब जरा गौर करिए, इसी देश के अंदर रहता है और इसको ये नहीं समझ में आ रहा कि देश 2025 में इसको क्या क्या मिला है, इस देश को, देश की गति क्या है। इसको बाबर को गाली दी जाती तो इसको बुरा लगता है। ये अपना एजेंडा बताता है कि बाबर की बात करते उससे क्या भला होगा, उससे क्या भला होगा इसकी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा राम मंदिर खड़ा हो गया तैयार होके, और उससे क्या भला होगा। इस कुंद बुद्धि को बुद्धि बताता हूँ
कि वो अयोध्या जहाँ पे 10-12 लाख आदमी जाते थे वहां पे आज 10 करोड़ लोग दर्शन करने जा रहे हैं। तो 10 करोड़ लोगों से मतलब तुम समझ रहे हो वहाँ क्या आमदनी हो रही है, क्या लोगों को रोजगार मिला होगा, समझ में नहीं आएगा। कोई एजेंडा अपना जिहादी एजेंडा जो बड़े सफेद पोश ढंग से ये आदमी चला रहा है, इस देश के लोगों को बरगला रहा है। देश में पहला आदमी है जिसने खुलकर कहा कि नरेंद्र मोदी इस देश में सबसे बड़ा झूठा और सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला इस देश से, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। खुलेआम कह रहा है कि इस देश के साथ बोला गया सबसे बड़ा झूठ ये है 2047 कि हम भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा। बड़े शातिराना ढंग से ये पाकिस्तान का मजाक उड़ाता है, इस्लामिक मजाक कई बार उड़ाता है, लेकिन एजेंडा अपना देखिए उसने क्या कहा, 450 साल पुराने 450 साल पहले जाते हो। इसका मतलब वो पूरा अकबर बाबर औरंगजेब का महिमा मंडन करना चाह रहा है और उसके खिलाफ जो एक तरह से नैरेटिव पिछले कुछ सालों में बना उसे ध्वस्त करना चाह रहा है। इसे पता है कि व्यूअर्स जो सनातनी हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवाद को एक तरह से हवा बना करके ये असली जड़ काटने का खेल है। ये कितना शातिर मनीष भी इसका एक एजेंडा और बताऊं कि आप याद करिए अग्निवीर के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, वो सबसे ज्यादा आग लगी थी बिहार के अंदर, और उस आंदोलन में उस हिंसा को भड़काने में ये खान सबसे आगे था। अब ये चुनाव के समय फिर प्रकट हुआ है और अब ये खुलकर अग्निवीर के खिलाफ जहर उगल रहा है। अग्निवीर को कह रहा है कि ये इतनी घातक योजना है, ये इसके शब्द हैं अपने इंटरव्यू में कि कुछ बातें ठीक हो सकती हैं लेकिन ये इतनी घातक है कि 4 साल बाद जब मिलिट्री ट्रेनिंग लेके आएगा आदमी तो वो एक बड़ा खतरा होगा समाज के लिए, और वो अपना संगठन बना के समूह बना के नक्सली भी बन सकता है, आतंकवादी भी बन सकता है। यानी ये अग्निवीरों को भावी नक्सल बता रहा है, भावी आतंकवादी बता रहा है, क्योंकि बड़ी छोटी उम्र में तुम आ जाओगे, मिलिट्री की ट्रेनिंग लेके आ जाओगे। इस मूर्ख को मालूम नहीं कि मिलिट्री में मनी जो जवान होता है 35 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है। तो आज तक कितने जवान जो थे वो आतंकवादी बने, और ये उदाहरण देता है जनरल सिंह भिंडरा वाले, उनके यहाँ उसका जो सुबेग सिंह था उसका उदाहरण देता कि खालिस्तानी में जो थे वो मिलिट्री वाले शामिल हो गए, मिलिट्री वाले नहीं शामिल हो गए थे, उस सुबेग सिंह शामिल हुआ था। सुबेग सिंह को वहां तक पहुंचाने का ठेका कांग्रेस के जिम्मे था। कांग्रेस की सरकार ने इतना अपमानित किया था कि वो आदमी प्रतिशोध की आग में जल के गए थे। इसको इतिहास भूगोल से कोई मतलब ही नहीं है। ये आदमी शातिर है, इसको समझ में आ गया कि यहाँ पे हम नीतीश कुमार को गाली देंगे, किसी को देंगे, वो कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि भाजपा को वोट सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे मिलता है। तो उसने अटैक सीधे नरेंद्र मोदी पर ही करना शुरू किया। चालाकी से पता है कि मोदी लोकप्रिय है तो मोदी का नाम नहीं ले रहा है। इसका शातिराना खेल देखिए। इसे पता है कि इसके जो स्टूडेंट हैं, इसे जो चाहने वाले हैं, मोदी समर्थक ज्यादा हैं, ये मोदी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन चूंकि इसकी लोकप्रियता है उन बच्चों को जड़ से काट रहा है। उसके पास जो लोग हैं जो पढ़ने जाते हैं वो नए वोटर्स हैं, और बिहार में युवाओं की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। ऐसा लगता है कि किसी ने एजेंडा दिया है, इस एजेंडे पे तुम काम करो, यूथ को बिल्कुल काट दो। यही इसका एजेंडा ही है कि मोदी पे अटैक करो। सिर्फ मोदी पे अटैक कर रहा। और बता रहा हूँ मनीष जी, इसने नाम नहीं लिया मोदी का, लेकिन इसने सब कुछ कहा। इसने कहा उन्होंने कहा 15 लाख रुपए आ जाए खाते में, क्या आ गए? ये अब ये दोहरा रहा है इसको। 15 लाख रुपए इसको 2025 में याद आ रहे हैं। तो अब आप समझिए कि ये वो एक झूठ जो चला था, वो झूठ इसको बिल्कुल सच नजर आ रहा है। इसके कह रहा किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, क्या दुगनी हो गई? 2 करोड़ नौकरियां देने की बात मोदी ने की थी, क्या मिल गई? ये इस तरह की बातें कर रहा है, बिल्कुल नेता की तरह, जैसे लालू यादव को लौटा करता है या अधेड़ करता है। ये उनका एजेंडा बिल्कुल रटे हुए है, और सीधे सीधे ये सारी बातें वो कर रहा है जो सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक करती हैं। इससे किसी ने पलट के नहीं पूछा कि मुद्रा योजना में जो 40 करोड़ लोगों को रोजगार दिया वो क्या है। और साथ ही साथ इसका एजेंडा समझिए कि अपने उसी पॉडकास्ट में चीन का ऐसा गुणगान कर रहा है कि चीन से बढ़िया कोई दुनिया में देश ही नहीं है। ये 2 सवाल है सर, इसको बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। एक तो एक बड़ा षड्यंत्र के ढंग से अपने आप को बिहारी बताता है। पहला झूठ, बिहारी है नहीं, ये अपनी जाति, ये पसमानदा मुसलमान है, और अपने आप को ये कौन, नाम इसका क्या है, अब्दुल है, क्या है, फैज खान बताते हैं लोग, लेकिन इसके बारे में कहीं ये जानकारी, इस चीज को, ये अपना परिचय पूरा छुपाता है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के नाम पर खुद को बेचता है। खुद को बिहारी बना करके क्यों बेचता है? सरकारी नौकरी है नहीं, लेकिन सपना ये सरकारी नौकरी का बेचता है। ये एक तरह से पूरी पीढ़ी को तबाह करने का खेल चल रहा है। क्या ऐसे खानों को पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का अधिकार दे दिया जाए? ये खतरनाक खेल है सर, इस पे ध्यान कोई नहीं दे रहा। 2 सीट 2 लाख लोग पढ़ रहे हैं, यदि 500-500 रुपए भी ये ले रहा है तो इसके तो मौज हो गए। सेलेक्ट तो 2 ही बच्चे होंगे, वो 2 बच्चे यदि सेलेक्ट हो गए, इसी के यहां से मान लीजिए आ गए,
इसको मिठाई लेकर खाएंगे, प्रचार भी इसका हो गया, टोपी भी पहन लेता है, ये सब कुछ कर लेता है। वो जो 2 लाख लोग जो बर्बाद हो गए, उसे देखने वाला तो कोई नहीं, जिसका समय भी बर्बाद हुआ। यही बात मनीष जी मैंने कहा ना कि इसको इसीलिए बड़े प्रायोजित तरीके से पैसा लेकर इसको बैठाला गया था। इसको दर्शक जरा समझें कि इससे जो मनीष जी सवाल कर रहे हैं, जो हम लोग बात कर रहे हैं, इससे कोई सवाल उस पूरे एक डेढ़ घंटे का इसका पॉडकास्ट हुआ और उसकी 1 वे ट्रेन चली, इसने पूरा जहर उगला। इससे पलट कर जैसे मनीष जी सवाल कर रहे हैं, इससे सवाल किसी ने नहीं पूछा कि इसका हल क्या है तुम्हारे पास। और जरा बताओ, इसने प्रधानमंत्री मोदी को इतने गजब से निपटाया है मनीष जी कि कोई मतलब कायदे से इसका काम तो हो गया। जो जिसने इसको पाल पोस के जिसने वहां बैठाला है कि तुम हमारा एजेंडा चलाओ, जो भी इसको रकम मिली हो, उसने तो पूरा उसका काम कर दिया। इसने ऑपरेशन सिंदूर की ऐसी की तैसी कर दी। ये अकेला आदमी खुलकर बोला कि ऑपरेशन सिंदूर फेल, कोई मतलब नहीं, ये फेल हो गया। और क्यों कर दिया सरेंडर, ये जाहिर की बातें कर रहा है कि क्यों कर दिया सरेंडर। अब जरा मैं इसी बहाने कुछ और लोगों को भी जवाब दे दूं कि क्यों कर दिया सरेंडर। ये आदमी कहता है कि मैं 2 लाख लड़के पढ़ाता हूँ। ये 2 लाख लड़के पढ़ाता नहीं, 2 लाख लोगों की जिंदगियां खराब करता है, जिंदगियां। ये जरा इसको समझिए कि ये इस जाहिल को मालूम नहीं है कि जिस दिन भारत ने हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, जरा दर्शक याद रखें, 6 और 7 के बीच की जो रात थी, उस पर हमला किया था और 9 अड्डे आतंकवादियों को ध्वस्त कर दिए थे। और सवेरे उसके बाद हमारे जहाज वापस आ गए थे। डीजीएमओ ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये बताया था कि हमारे जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके जवाब में हमने आतंकियों के अड्डे नष्ट किए हैं। बाकायदे नाम देकर बताया था, उनकी लोकेशन देकर बताया था। और भारत ने कहा था कि हमारा बदला पूरा हुआ। ये 7 तारीख की सवेरे डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो भारत ने कोई ऐसा नहीं बाहें चढ़ा कहा था कि हम पूरा पाकिस्तान पलट देंगे और पूरे पाकिस्तान में आग लगा देंगे। यहाँ पे जो कहने वाले थे कहे। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने पलट के हमला किया था तो पाकिस्तान के चारों कोनों को मारा और 28 एयरपोर्ट, तो समझिए उसमें से 20-21 निपटाए थे भारत ने। उसके बाद जो लेट गया तो वो युद्ध विराम हुआ। ये उस युद्ध विराम को बता रहा कि पूरा ऑपरेशन सिंदूर फेल है। भाई तो ऑपरेशन सिंदूर फेल है किसको कह रहा है ये? क्या देश की सेना फेल है, कि देश के जवान फेल है, कि डीजीएमओ फेल है? ये कह रहा देश के प्रधानमंत्री को कि ऑपरेशन सिंदूर फेल है। और मनीष जी, मैं बहुत 25-30 साल से चुनाव देखता रहा हूँ कि 2 ही 3 मुद्दे होते हैं और फिर इतनी गहराई में कोई जाता नहीं है। कि इसने जो प्रधानमंत्री मोदी की मेन यूएसपी है कि 2047 में कहीं फेल कुछ नहीं हुआ देश के अंदर। ये जो है ये देश के साथ सबसे बड़ा झूठ पिछले 11 साल से बोल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा फेल्योर इस सरकार का, अग्निवीर इस देश सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर। जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बेहतरीन काम किया है अग्निवीरों ने। तो ये अपना इसने तो मोदी को निपटाने के लिए 3-4 तय कर लिए कि किसान निधि में क्या मिला और किसान निधि नौकरियां कहाँ गई, 2 करोड़ नौकरियां मिलनी थी, 15 लाख रुपए मिलने थे। ये सारा रटाया वही मरे हुए घोड़े की, चौथे घोड़े की लाश इसने अपने कंधे पे ला दी। डोम की तरह ये घूमने लगा बिहार के अंदर। तो इसका एजेंडा तो इसने सेट कर दिया। जो आपने कहा मनीष जी की पैदा बिहार में हुआ, पैदा यूपी में हुआ, यूपी में पढ़ा लिखा लेकिन चला गया बिहार। तो इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि इसके जैसे जो खुराफाती है ना, जो इस तरह के बड़ा शातिर समझते हैं, यहाँ पे इसके ऐसे 2000 शातिर हर जिले में पैदा होते हैं। ये यहाँ पे रहता तो ये इसी तरफ एड़ी हिस्सा रहता। इसको कोई विद्वान ना मानता। ये उत्तर प्रदेश की खूबी मैं बता रहा हूँ आपको। और एक दूसरे जिसको नेतागिरी सवार हुई वो बोझा सर जो गोला बस्ती में जो है कोई पूछता नहीं है उनको। वो दिल्ली में जाके चमक गया, वो दिल्ली में जाके वो चमका। ऐसे इसने कहा कि बिहार में जाके, पटना में जाके ज्ञान बांटो और वहां चमक गया ये आदमी। तो इसको क्या कहा जाए? दुर्भाग्य है कि बिहार की जनता का, बिहार के उन बच्चों का जिनके भविष्य के साथ ये बड़ा क्रूर मजाक कर रहा है, बड़ा क्रूर खेल खेल रहा है अपने पॉलिटिक्स के लिए। हम लोग इसको बात नहीं करते थे, लेकिन अब जब इसने राजनीति के अंदर इतना जहरीला एजेंडा अपना शुरू किया बाबर से लेकर अब तक, तो फिर लगा कि अब इसको बोलना पड़ेगा और इसको नंगा करना पड़ेगा कि इसका ज्ञान कितना है। इसका यदि सर्वे आप करा लीजिए सर, 1% भी जिहादी बच्चे नहीं है इसके पास। ये मूर्ख, इसे बनाना है, पैसे भी लेना है हिंदुओं से और उनको सपना दिखाना है। बहुत बहुत गंभीर बात मैं कर रहा हूं। मात्र 2 सीट, 20-20 लाख बच्चे उसके लिए लड़ रहे हैं। और क्या कह रहा है? बिजनेस क्यों करेंगे? बच्चे पहले नौकरी पालो तब। मैं बच्चों से कहता हूं पहले नौकरी पालो तब बिजनेस करना। कितनों को नौकरी मिलेगी? और जब तक तुम्हारे पास पढ़ेंगे तब तक उसकी उम्र गुजर जाएगी। और जो मैं गुजरात के लोगों से तुलना कर रहा था वो ये कि जब आप पढ़ लिख लेते हैं ना सर, तो किसी लायक नहीं रहते। जब आप ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो आप पान की दुकान नहीं चला सकते।
आप पंचर नहीं बना सकते। पूरी पीढ़ी तबाह की जा रही है सरकारी नौकरी का सपना दिखा करके, और लोग इसे बहुत इग्नोर कर रहे हैं। इसने 6-7 जो राष्ट्रवादी यूट्यूबर थे, जो हमारे IT सेल के दामाद बन के वहां भोजन कर रहे थे, गृह मंत्री महोदय अपने साथ बैठा के भोजन करा रहे थे, उन सबने इसको दामाद बना के इसके 1-1 1.5 घंटे किए हैं। इसने प्रधानमंत्री मोदी के चिथड़ा कर दिया है कि कायदे से बिहार के अंदर वो जाने लायक नहीं रहेंगे। हर बच्चे से 8,000 रुपए लेता है, जो आप कह रहे थे ना, ये पढ़ाता उस पे भी ऑनलाइन में फी वसूलता है, 8,000 लेता। सोचिए कैसे मूर्ख बना रहा है कि हम मुफ्त में पढ़ाते हैं, 200 रुपए लेते हैं, और इस तरह से ये बेचता है। तब आप समझ आइए। और मुझे लगता है कि युवाओं को भटकाने का, पूरी एक युवा पीढ़ी बर्बाद की जा रही है। आज शोहरत के बुलंदियों पर पहुंचकर आज वो उन्हीं लाखों करोड़ों लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं जिन्होंने उन्हें सोशल मीडिया में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। कैसे, आइए समझते हैं। जब तक युवा पीढ़ी के मोबाइल पर खान सर के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन की घंटी बजती थी, तब तक यही युवा पीढ़ी राष्ट्र निर्माता और जागरूक थी। लेकिन जैसे ही इसने नेहरू के नॉन अलाइनमेंट और गांधी बनाम सुभाष बोस जैसे विषयों पर सवाल पूछना शुरू कर दिया, तो गुरु जी को यही पीढ़ी 1.5 GB गैंग लगने लगी। आइए, ANI पर दिए इंटरव्यू में खान सर ने जो बकलोली टाइप अनर्गल बातें की हैं, उसका थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। जब हम बच्चे थे ना, तो गांधी जी के बारे में या फिर नेहरू जी के बारे में कोई दूसरे विचार नहीं हो सकते। मतलब एक ही था कि देवर आर हीरोज। लेकिन आजकल बच्चे जो हैं वो बहस करते हैं कि, और वो पढ़ते हैं, सुनते हैं कि इनके भी नेगेटिव व्यूज़ थे जो इन्होंने किया या नेहरू जी ने किया। चाइना के प्रति जो नरम व्यवहार था नेहरू का, वो गलत था। तो अब जो है डिबेट वगैरह होता है, तो बच्चे आजकल की जनरेशन जो 4 बजे अपना 1.5 GB डाटा खत्म कर देते हैं ये जनरेशन की बात करते हैं। जो हफ्ते में कोई काम नहीं करते फिर भी संडे को आराम देखते रहते हैं। हाँ, संडे को भी आराम करते हैं। मतलब हफ्ते में कोई काम नहीं करना है, संडे को भी आराम करना है, रेस्ट डे। ANI की संपादक स्मिता प्रकाश ने हाल ही में बिहार के खान सर के साथ एक पॉडकास्ट किया। जी हाँ, वही खान सर जिन्हें हम सब ने अपना 1.5 GB डेटा पैक खत्म करके यूट्यूब पर घंटों देखा। अब वही खान सर उसी जनता को कोस रहे हैं जिन्होंने उन्हें शून्य से शिखर तक पहुंचाया। आमतौर पर लोग अपने से पुरानी पीढ़ी को पिछड़ा और नई पीढ़ी को निकम्मा बताने में लगे रहते हैं, लेकिन जब कोई खुद को शिक्षक या मार्गदर्शक मानता है तो उससे अपेक्षा होती है कि वह इन पीढ़ियों को समझने की कोशिश करेगा। अब उनसे कोई पूछे कि मान्यवर, जब आपने YouTube की रीलों और शॉर्ट्स में घुसकर खुद को ज्ञान का ब्रह्मांड घोषित करवा लिया, तो उस जनरेशन के डेटा के खर्चने पर आपको तब दर्द क्यों नहीं हुआ, और अब क्यों हो रहा है? उस वक्त तो इन्हीं डेटा पैक से खान सर GS सेंटर का बोर्ड रोशन हुआ था, फैजल खान को खान सर बनाया गया। और सबसे दिलचस्प बात यह कि खान सर को इस बात से गहरी आपत्ति है कि आज की युवा पीढ़ी गांधी और नेहरू जैसे नेताओं पर भी सवाल उठाती है। अरे गुरुजी, क्या आप सब छात्र लोग इतिहास के पात्रों के निर्णय पर प्रश्नों नहीं उठा सकता है? गांधी नेहरू कोई ईश्वर नहीं थे, वे नेता थे, इंसान थे, गलतियां भी की थी। सोचना, विचारना, आलोचना करना, ये सब लोकतंत्र की शुद्धतम क्रिया है। और यदि आज का युवा यह साहस करता है तो इसमें तकलीफ किसे है? खान सर का बयान दरअसल वही पुराना गुरुजी सिंड्रोम है कि तुमको हम जो बता रहे हैं बस उतना समझो, फालतू सवाल हमसे नहीं। लेकिन अब समय बदल चुका है। आज की पीढ़ी अगर अपने विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, जज, मीडिया, यहां तक कि खान सर से भी सवाल कर रही है, तो यही तो आखिर असली लोकतंत्र है। खान सर से यह भी उम्मीद थी कि जब वे नेहरू, पटेल, ऑपरेशन सिंदूर, अग्निवीर जैसे गंभीर विषयों पर बोलें तो कुछ तथ्य, कुछ गहराई, कुछ जिम्मेदारी दिखाएं, एक शिक्षक वाली जिम्मेदारी दिखाएं। लेकिन वहां भी उन्होंने अपनी भाषाई आंचलिकता भरी चुटकुलेबाजी का लेंस नहीं उतारा, जो एक शिक्षक की भूमिका से कहीं भी मेल नहीं खाता है। दुख होता है कि ऐसे नामी पत्रकार और यूट्यूबर जिसका मिलियन में सब्सक्राइबर है, खान सर के तथ्यहीन, स्तरहीन, फूहड़ और झूठी बातों पर सवाल पूछने के बजाय, प्रमाण मांगने के बजाय दांत निपोड़ कर, हंसकर उनके बातों में हाँ मिलाते हैं, जैसे यह कोई पॉडकास्ट न होकर खान सर का क्लासरूम हो और वह पत्रकार खान सर का स्टूडेंट जो खान सर से प्रश्न पूछने का हिम्मत नहीं करता। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को इस तरह से धराशाही होना लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए इस वीडियो को लाइक
और सब्सक्राइब कर अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि लोकतंत्र में जागरूकता जरूरी है। धन्यवाद।